क्या स्क्रीन विजिबल है आपको? क्या स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी मैम। ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या किसी को याद है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एनीवन? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। अरे फिर हम यहाँ से फॉर्मेट स्पेसिफायर से शेयर करते हैं कि आपको स्क्रीन भी विजिबल है। यस मैम। ओके। तो अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़। जब हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, यानी कि इंटीजर्स के अंदर वैल्यू होते हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर बहुत लंबी वैल्यू होती है, तो उसको हमने राउंड ऑफ करना होता है। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ जो होती हैं वैल्यूज़ के साथ हम उनके फ्लैग्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहला फ्लैग जो हमें नज़र आ रहा है .2f, इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास इंटीजर है, हमारे पास जो पॉइंट में अगर बहुत लंबी वैल्यू आ गई है तो हम उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ले जाएं, यानी कि उसके पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल तक वैल्यू रह जाए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम इन फ्लैग्स को यूज़ किस तरह कर सकते हैं। इस फ्लैग को यूज़ करने का एक और मेथड भी ये भी है कि हम इसको पहले लिखने का सिंटेक्स हम देखते हैं कि हमने जो भी वैल्यू होती है, जो जिस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है, उसको उसका वेरिएबल का नेम लिखना होता है और उसके बाद हमने फ्लैग की वैल्यू पास करनी होती है कि भाई हम इसके ऊपर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2f लिखा था, ताकि उसकी वैल्यू 2.2f तक राउंड ऑफ हो जाए। अगर हम .1 लिखेंगे तो वो 1 डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी कि 1 डेसिमल तक हमें वैल्यू देगा। इसी के साथ जब हम लिखते हैं 010, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसकी स्पेसिस 10 हो, यानी कि वो 10 स्पेसिस तक जाए, लेकिन उसके अंदर जितनी वैल्यू है वो आ जाए और उससे पहले जो है वो हमारे पास सारे जीरो आ जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम प्राइस 3 के वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं तो 12.34 हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम स्पेसेस काउंट करें तो ये टोटल 10 होगी, क्योंकि उसने उसके लेफ्ट साइड पे जीरोस को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट होता है कि लेफ्ट जस्टिफाई करना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे जस्टिफाई हो जाए, तो उसके लिए हम 10 ग्रेटर देन की वैल्यू जो होती है वो फ्लैग में पास करते हैं। इससे हमारी जो वैल्यू होती है वो 10 स्पेसिस होती है वो लेफ्ट साइड पर हो जाती है, लेफ्ट साइड पर उसकी जस्टिफिकेशन हो जाती है। आगे हम चलते हैं राइट जस्टिफाई करने के लिए हम लिखते हैं कि वैल्यू जो हमने पास करनी होती है फ्लैग की वो होती है लेस देन 10, ताकि जो हमारे पास फ्लैग है वो राइट साइड पर 10 प्लेसेस तक मूव कर जाए। इसमें हम राइट जस्टिफाई करते हैं और वैल्यूज हमारे पास आपको जैसे नजर भी आ रहा है कि यहाँ पे राइट पे लिखी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि वैल्यूज जो सेंटर अलाइन हो, यानी कि बिल्कुल मिड के अंदर वैल्यूज आए ताकि देखने में भी अच्छे लगे, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ये वैल्यू हम पास करते हैं फ्लैग को। लेकिन अगर उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि जो हम वैल्यूज पास करें उनके साथ उनका साइन भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम +10 यूज करते हैं, ताकि जो इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव आ जाए और अगर नेगेटिव है तो उसके साथ नेगेटिव आ जाए। और ये जो हम कॉमा जो हम
वैल्यू पास करते हैं फ्लैग को, इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास बहुत बड़े इंटीजर्स में वैल्यू दी गई है और हमने उनको वंस और टेंस में डिवाइड नहीं किया हुआ, तो ये उनके दरमियान कामास लगा के बताता है कि 30 लाख है, आगे 23 हजार है, इस तरह करके वो उनको सेपरेट करके बताता है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और हम इजीली उसको रीड कर सकें। इसके अलावा हम मतलब जो फ्लैग्स हैं उनको कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। ये जो प्लस है ये उसका साइन ऐड करेगा, जो कॉमा वाला है वो उसके अंदर वो जो कॉमास होते हैं वो ऐड करेगा, और पॉइंट टू एफ जो होगा वो जो हमारे पास डिजिट होगा उसको टू एफ तक राउंड ऑफ कर देगा। यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ ले। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम ओके है। ओके, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे आती है वाइल लूप। लूप हम कोई भी चीज़ हम अगर हमने आइट्रेशन में, यानी कि हम चाहते हैं कि हमें बार बार कोई, अगर हम मैं कोई नाम लिखती हूँ आमना या अपना कोई नाम और नाम लिखती हूँ और मैं उसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ 10 बार। एक तो ये तरीका है कि मैं 10 स्टेटमेंट लिखूँ प्रिंट की और उसको बारी बारी प्रिंट करवाऊँ। इस तरह जो होता है वो कोड जो होता है वो बहुत लेंथी हो जाता है। और कोडिंग को हमें लेंथी होने का मतलब है कि उस तरह हमें उसको पढ़ने में भी मुश्किल होगी और उसको मेंटेन करने भी मुश्किल होगी। इसलिए हम जहाँ पर हमने एक काम को बार बार रिपीट करवाना होता है वहां पर हम लूप्स को यूज करते हैं, ताकि वो हमारा काम जो है हम अपने कोड को तकरीबन 2 लाइनों के अंदर हम उसको सम अप करें और वो हमारा काम जो है वो लूप चले और हम उसको कंडीशन दें और वो एग्जीक्यूट करके हमारा वो काम जितनी मर्तबा हम चाहते हैं वो कर दे। ऑन द अदर हैंड जब हम इसको मैनुअली करते हैं तो अगर हमने कोई भी चीज़, अगर हमने 1 to लेकर 100 तक काउंटिंग लिखनी है, तो फिर हम उसको बारी बारी तो नहीं ना प्रिंट करवा सकते। इसका आसान हल ये है कि हम लूप को उसकी वैल्यू पास करें और उसको जो उसकी कंडीशन है वो 100 रख दें। यहाँ पर हम पढ़ते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में ये होता है कि आपने पहले जो होता है ना, आपको कंडीशन दी जाती है और फिर आपने जो बाद में होता है ना वो काम करना होता है। इसमें पहले कंडीशन को चेक किया जाता है और फिर उसके बाद जो होता है जो भी स्टेटमेंट नीचे होती हैं अंदर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं कहती हूँ कि आपने पानी तब तक पीना है जब तक कि गिलास खत्म नहीं हो जाता, तो इसका मतलब है कि आप पहले पानी पियेंगे, फिर देखेंगे कि गिलास के अंदर पानी है या नहीं, फिर आप दोबारा पानी पियेंगे, ताकि जब तक कंडीशन ये है कि स्टेटमेंट ये है कि पानी तब तक पीना है जब तक गिलास खत्म नहीं हो जाता। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि नेम इनपुट, एंटर योर नेम, अपना नेम एंटर करेंगे। वाइल के बाद पैरामीटर वैल्यू पास करनी है, इसको जो भी वैल्यू होगी वो जाएगी। उसके बाद अगर आपने अपना नाम एंटर नहीं किया तो वो ये स्टेटमेंट शो करेगा और उसके बाद आपका अपना जो नेम है वो शो कर देगा एफ स्ट्रिंग को यूज करते हुए। इसमें ये होता है कि हमने कभी भी जब भी हमने वाइल लूप को डिफाइन करना है तो उसकी सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हमने एक वैल्यू पास करनी होती है उसको, क्योंकि जिसको चेक करके उसने अगली स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना होता है। इसमें देखें कि हम एज के अंदर का हम इंट में वैल्यू दे रहे हैं, अगर हम एंटर योर एज करेंगे वो इंटीजर होना चाहिए। अगर इसकी जगह हम कोई नेम करेंगे तो वो, अगर हम इसकी जगह कोई कोई भी अल्फ़ाबेट वाला वर्ड एंटर करेंगे तो वो हमें एरर देगा और वो बताएगा हमें कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव देते हैं तो भी वो हमें बताएगा, और अगर हम कुछ और एंटर करते हैं तो वो फिर भी हमें बताएगा कि भाई ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू डाटा टाइप का रखी हुई है, हमारे पास डाटा टाइप इसकी इंटीजर होनी चाहिए। अब वो हमने इसको वैल्यू पर पास कर दी, हम जो भी ना एज लिखेंगे वो इसके एज के अंदर जाकर स्टोर होगी, फिर वो वाइल पे आएगा। वाइल को एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा कि एज लेस देन 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो फिर वो कहेगा कि जो एज है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो कह रहा है कि एज इनपुट एंटर योर एज, फिर वो कह रहा है कि एज में भी एंटर करें, एज एंटर करें, और फिर हमारे पास वो जो एज के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो उसको डिस्प्ले कर देगा।
अगला हम अगली एग्जांपल देखते हैं। उसमें यह है कि हमने कोई भी फूड एंटर करना है जो कि हमें पसंद है, और अगर हमने इसको क्विट करना है ना, कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा लूप रन ना हो, तो उसके लिए क्यों होगा। इसमें ये सिर्फ वाइल लूप में ऐसा होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद स्टेटमेंट्स रन होती हैं, एग्जीक्यूट करता है उनको कंपाइलर। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो फिर जो नीचे वाली स्टेटमेंट्स होती हैं उन वो एग्जीक्यूट होते ही नहीं है। हालांकि बाकी अगर हम लूप्स में देखें तो पहले वो इंक्रीमेंट वगैरह करता है, फिर वो स्टेटमेंट्स को एक दफ़ा प्रिंट करता है, और फिर वो करता है जाके इंक्रीमेंट बाद में जाके होता है। अब यहाँ पे हमने और ऑपरेटर को यूज़ किया हुआ है। अब हमने देखना है कि नाम इंट इनपुट एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 10। 1 to 10 के दरमियान जो भी नंबर होगा हमने उसको इनपुट देना है नंबर को, और वो जाके नम के अंदर स्टोर होगा। फिर हमने कंडीशन चेक करनी है कि नम के अंदर जो नंबर है वो 1 से बड़ा हो। नम जो है वो छोटा हो, नम छोटा है 1 से, या फिर नम बड़ा तो नहीं है 10 से। अगर ये इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा ये जो होगा लूप होगी वो रन करेगी। प्रिंट एफ नम इज नॉट वैलिड। अगर वो नंबर हम वैलिड एंटर नहीं करेंगे तो वो हमें ये स्टेटमेंट शो करवा देगा। लेकिन अगर हम एक वैलिड स्टेटमेंट को एंटर कर रहे हैं तो फिर वो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारे उसको एफ स्ट्रिंग के साथ कंबाइन करके वो हमें हमारा आउटपुट दे देगा कि हमने ये नंबर एंटर किया था और इसकी वैल्यू हमें वो ये शो करवा रहा है। जी मोहम्मद सफियान, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैम ये आपने वाइल का एक दफा दोबारा बताइएगा। आपने कहा है कि जो बाकी लूप्स हैं वो एक दफा आइटरेशन पे चलते हैं, लेकिन वाइल लूप का आपने कहा है कि अगर मतलब कि उसका सिंटैक्स या उसकी वो वैल्यू पूरी नहीं हो रही, कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है या ट्रू नहीं हो रही है, देन वो नहीं चलेगा। या एक दफा दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा। वाइल में ये होता है कि हम पहले कंडीशन को चेक करते हैं। जी मैम। ठीक है, कंडीशन को चेक करेंगे। अगर हम देते हैं कि भाई हमारे पास है i = 5 है। अब मतलब हम देखें नाम को, हम कंडीशन रखी है कि नाम अगर 5 होगा ना तो भाई ये प्रिंट करवा दो। तो अगर ये ठीक है। पहले कंडीशन चेक करेगा और फिर वो अगर कंडीशन मैच करेगी तो वो प्रिंट करेगा। लेकिन फॉर लूप अगर हम उसके अलावा हम फॉर लूप को अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो फॉर लूप में ये होता है कि पहले वो इंक्रीमेंट करता है, फिर वो नीचे जाएगा और फिर दोबारा वापस आके वो चेक करेगा कि अब अगर आई की वैल्यू 5 है, मतलब अगर हम उसमें ये कंडीशन लगाते हैं कि आई की वैल्यू 5 है तो हमने इसको लूप को एग्जीक्यूट नहीं करना। यस मैम। तो फिर वो अगर लेकिन उसने तो एक दफा कर दिया हुआ है, फिर उसने बाद में जाके उसको कंडीशन को चेक किया है। इसमें ये फॉर लूप में ये होता है कि पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं फिर जाके कंडीशन चेक होती है। ओके मैम। लेकिन वाइल में ये होता है कि हम पहले कंडीशन को चेक करते हैं, अगर वो ट्रू है, वो हमारी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल कर रही है, तो फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके मैम। मैम डू वाइल में तो मेरा ख्याल एक दफा प्रिंट होना ही होना होता है, बाद में फिर जो है वाइल में जाके आगे चेक करनी है उसने। यस सर। ओके मैम, थैंक यू। डू में एटलीस्ट एक बार होना ही, चाहे हमारी जी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जी जी। वो एक ना ठीक है मैम। एक बार, कम से कम एक बार जरूर करता है चेक। चलता है। ओके मैम। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ ले। किसी का मैम कोई करें क्वेश्चन है? कंटिन्यू। ओके। करें कंटिन्यू करें। ओके थैंक यू। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। काउंट = 1 वाइल काउंट << 5 और अगर हमारे पास काउंट की वैल्यू वो <<5 है। अब हमारे पास काउंट के अंदर उन्होंने हमें काउंटर दे दिया हुआ है कि हमने वैल्यू को स्टार्ट कहाँ से करना है। काउंटर होगा, फिर हम कंडीशन लिखेंगे वाइल की, फिर हमने जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है फिर हम उनको लिखेंगे, और फिर हम इंक्रीमेंट करवाएंगे फोर्थ स्टेप पे आके। इसमें पहला स्टेप ये होता है कि हम काउंटर को कोई वैल्यू दें,
फिर उसके बाद वाइल लूप लगाएं, और जो चीज़ें हमने प्रिंट करवानी है, थर्ड स्टेप ये है कि जो हमने चीज़ें, जो हम आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं कि हमारा प्रिंट हुआ नजर आए, हमने उसको लिखना है, और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट के लिए हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करना है। काउंट वन, वाई काउंट लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट 5, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे यह है कि काउंट के अंदर अब वैल्यू 1 चलेगी। अब वो जब वो वाइल की तरफ आएगा तो वो देखेगा कि काउंट के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन ठीक है। तो इसका मतलब वो नेक्स्ट मूव करेगा प्रिंट काउंट, और काउंट काउंट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो उसको प्रिंट करवा देगा। इसके बाद वो काउंट में एक इंक्रीमेंट करेगा, अब काउंट में 2 हो गया, और अब वो देखेगा कि 2 जो है वो लेस है 5 से कि नहीं। ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो फिर वो प्रिंट 2 करवा देगा। इसी तरह जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी वो लूप चलता रहेगा, और 1 से लेकर 5 तक हमारे पास काउंटिंग जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब ये है कि हम काउंट इनके अंदर हम वाइल लूप के अंदर हम इफ और एल्स को भी यूज कर सकते हैं, इफ और एल्स इफ को भी यूज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल ये है कि हम काउंट को हमने वैल्यू पास की है 1, वाइल वो देखेगा कंडीशन के भाई अगर वो लेस देन 5 है तो काउंट को करेगा प्रिंट। लेकिन अगर वो, अब हमने ये देखने के हमने काउंट प्लस 1 करेगा, वो एक प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर वो कह रहा है कि इफ काउंट इज इक्वल टू 3 है, तो ब्रेक कर दो स्टेटमेंट को। ब्रेक स्टेटमेंट वो होती है कि जहां पर भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है वहां पर वो जो लूप होता है वो उससे जो हमारा कंपाइलर होता है वो उस लूप से बाहर चला जाता है, उस लूप को ही एग्जिट कर देता है। यहाँ का यानी कि ब्रेक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एल्स और ये वाला जो इसका बाकी वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर काउंट हुआ हमारे पास 3, तो इसने जहाँ पर ये काउंटर को हम, अगर हमने 1 लिखा है, काउंटर के पास पहले 1 है तो लेस देन 1 है, और काउंट 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर वो देखेगा कि काउंट 1 के अंदर एक को इंक्रीमेंट करना है, 2 हो गया। अब वो यहाँ पे आके कंडीशन को चेक करेगा कि काउंट के अंदर तो 2 पड़ा है, वो 3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, तो फिर वो दोबारा वापस जाएगा। लेकिन जैसे ही काउंट के पास वैल्यू 3 होगी और वो इसके साथ मैच करेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और इसके बाद वो हमारा जो कंपाइलर होगा वो इस लूप से ही बाहर आ जाएगा। ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है कि वो हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन चाहते हैं कि अगर वो हमारे पास वो फुलफिल हो गई है तो हम उस लूप के अंदर से बाहर निकल आए। मैम ये काउंट की वैल्यू जीरो इंडेक्स से भी शुरू हो सकती है कि फिर वन से, क्योंकि एरे में तो अगर देखा जाए तो वो जीरो जीरो, इंडेक्स से शुरू होता है ना। सर ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि हमने काउंट की वैल्यू क्या देनी है, बस क्योंकि ये ठीक है। प्री डिफाइंड है। हम इसको ठीक है मैम। अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन हमने ये हिसाब ओके। रखना है कि फिर हम जो यहाँ पे काउंट की कंडीशन दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 5 वैल्यू रख लेते हैं काउंट की, तो फिर कंडीशन भी अगर 5 होगी तो फिर तो लूप चलेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे जी 5 जी इक्वल जी। टू 5 आ गया, तो फिर हमने कंडीशन का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि भाई हम कंडीशन के हिसाब से, या फिर हमारी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है हम उस तरीके से हम लूप को वैल्यू पास, काउंट को वैल्यू पास कर सकें। ओके मैम, बस मेरा यही था कि मैंने कहा एरे तो जीरो इंडेक्स से शुरू होता है, शायद काउंट का कोई हो कि वन वन से शुरू होना है। तो बस ये था मेरा सवाल, वो क्लियर हो गया। नो, नो सर, काउंट एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने जो हमने वैल्यू हमने इसको देनी है इसके अंदर जाके वो स्टोर होनी है। इस ओके वजह से मैम। आप इसके अंदर अपनी मर्जी से वैल्यूज रख सकते हैं। ओके ओके। ये एक और एग्जांपल है ब्रेक की। काउंट इज इक्वल टू 1 है, और अगर काउंट लेस देन 1 है तो प्रिंट काउंट, क्योंकि वो प्रिंट काउंट हमारे पास नहीं है, अब हमारे पास काउंट ही 1 है, जैसे कि ये देखिए हमने कहा है पहले कंडीशन ही यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो काउंट को प्रिंट नहीं करेगा और ना ही इंक्रीमेंट करेगा। वो मैं देगा कि इसके अलावा वो मैं क्या करेगा, इसका मतलब है कि कंडीशन ये वाली फॉल्स होगी, वो लेस देन 1 नहीं है, तो फिर वो एल्स के ऊपर चला जाएगा। उसने अब इसको छोड़ दिया, क्योंकि देखें मैंने आपको पहले भी बताया कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है। इसने कंडीशन चेक की, वो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब इसने वाइल के पूरे लूप को छोड़ा और फिर एल्स पे चला गया। एल्स पे जाके इसने प्रिंट करवा दिया कि ये हमने जो आउट इनपुट दिया है वो ही रॉन्ग है। अगर हम रॉन्ग है और हम जो होती है ना वो इस लूप के अंदर मौजूद ही नहीं है। पहले कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स, ये इसको छोड़ देगा, और फिर एल्स में मूव करके जाके जो हमने स्टेटमेंट्स दिए होंगे ये उनको प्रिंट करवा देगा। सेंटिनल वैल्यू के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सेंटिनल वैल्यू, सेंटिनल वैल्यू वो होती है कि भाई हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो जब भी वो मैच करती है ना हमारे इनपुट के साथ, जो हम इनपुट देते हैं, तो हमारा लूप वहीं का वहीं रुक जाता है।
ये एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि हमने डिफाइन किया होता है कि अगर ये चीज़ यूज़र ने एंटर कर दी है ना, तो इस लूप को यहीं एंटर स्टॉप कर दे। मिसाल के तौर पे जब हम देखते हैं कि नंबर के पास हमने रखा हुआ है कि इनपुट दो, इसको एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर एंटर करो, लेकिन -1 इसकी क्या है, सेंटिनल वैल्यू है। क्योंकि जब भी -1 एंटर करेंगे, ये एक सेंटिनल वैल्यू है, और वो लूप को स्टॉप कर देगी। इसके लिए अब हम कंडीशन लगाएंगे कि वाइल n इज इक्वल टू, n नॉट इक्वल टू -1, यानी कि n हमारा -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी लूप रन करेगा। क्योंकि सेंटिनल वैल्यू जब भी -1 मीट करती है, तो वो इक्वल होती है, तो वो लूप जो होता है वो रुक जाता है। इसके अलावा हम यूजर जब भी, अगर हमने यहाँ पे 3 एंटर किया है, तो वो 3 -1 के इक्वल नहीं है, तो ये वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर हम इसको इनपुट में -1 देंगे, तो ये हमारा कंडीशन सेंटिनल वैल्यू के साथ मैच कर जाएगी, और ये फिर रन नहीं होगा, फिर ये एल्स पे चला जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है सेंटिनल वैल्यू और ब्रेक में? हाँ मैम। ओके। अब हम मूव करते हैं। ये भी उन्होंने ब्रेक की एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर काउंट हमारे पास 1 है, वाइल काउंट लेस देन 10 हो, काउंट की वैल्यू हमारे पास लेस देन 10 हो, ये हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन चेक होगी, काउंट के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। अब ये ब्रेक कहाँ होगा, जहाँ पर जैसे ही इसकी वैल्यू 7 होगी ना, और ये ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद ये प्रिंट अहमद नहीं करेगा, ये बिल्कुल लूप से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट अब हम पहले इंडेंटेशन जो हम है थोड़ी एक्सप्लेन कर दें इसकी, जो ये अभी लास्ट एग्जांपल अभी जो अभी अभी हमने ये पढ़ा है ब्रेक और ये, कि ये इसको इंडेंटेशन कैसे इसकी रखनी है, ब्रेक कहाँ पे होना चाहिए। सर, ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि भाई हमने ब्रेक स्टेटमेंट को कहाँ पर यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हमारे हम हमारा जब जब भी कंडीशन में 7 आए ना, तो ये लूप ब्रेक हो जानी चाहिए। अब काउंट जो है, उन्होंने इसमें कंडीशन दी हुई है कि ये एक लूप है, उसके अंदर उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि अगर काउंट की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाती है ना, काउंट की वैल्यू 7 के इक्वल हो जाती है, तो ब्रेक कर दें। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर काउंट की वैल्यू 9 हो जाती है, तो आप स्टेटमेंट को ब्रेक कर दें। या फिर आप चाहते हैं कि भाई प्रिंट करके फिर बाद में ब्रेक कर दें। मैम वो अगर जी काउंट, इंडेंटेशन का पूछ रहे हैं, लाइक प्रिंट एल्स के बाद कहाँ पे करके आएगा, या इस तरह करके, वो लॉजिक का नहीं, इंडेंटेशन का पूछ रहे हैं उसके ओके कोड सर, की। अगर आप सिंपल पाइथन का कंपाइलर यूज़ करेंगे, तो उसमें हमें टैब स्पेस देनी होती है वाइल के बाद। लेकिन अगर आप कोलैब या वीएस कोड को यूज़ करेंगे, तो उसमें आप वाइल लूप जब भी यूज़ करेंगे, तो इंडेंटेशन जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। ओके ओके। ये ब्रेक का मैं पूछ रहा था, जैसे आपने काउंट के नीचे लिखा ब्रेक को ना, तो अगर पीछे लिखते तो यस, फिर तो हो जाता है। तो एक टैब स्पेस देनी थी इसके लिए। ओके ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू। पहले हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ी, फिर हमने सेंटिनल वैल्यू को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यू वैल्यू को, कि भाई कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है। अगर हमारे पास काउंट 1 है, वाइल काउंट इज लेस देन 10, प्रिंट काउंट, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट करेगा इसके अंदर। और फिर इफ काउंट इज इक्वल टू 7 है, तो कंटिन्यू, और फिर ये एल्स के ऊपर मूव कर जाएगा। ब्रेक और कंटिन्यू के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट जहां पर भी यूज होती है ना, वो उस लूप के अंदर से कंपाइलर को बाहर निकाल देती है। लेकिन कंटिन्यू जो होती है ना, सिर्फ उस आइटरेशन को रोकती है और फिर दोबारा से स्टार्ट कर देती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, 1 है, हमने काउंट की वैल्यू जब 1 थी, तो कंडीशन ट्रू थी, अहमद प्रिंट हो गया। जब 2 थी तब भी अहमद प्रिंट हो गया। जब 3 थी तब भी। लेकिन जैसे ही कंडीशन 7 हुई, इफ काउंट इज इक्वल टू 7, जैसे ही काउंट की वैल्यू 7 तक पहुंची है, तो उसने इस आइट्रेशन को ही छोड़ दिया है। वो जो आइट्रेशन वो कर रहा था उसको छोड़ दिया, और वो दोबारा वापस चला गया। उसने लूप को ब्रेक नहीं किया, उसने सिर्फ वो जो लाइन नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी थी ना, उसने उसको छोड़ दी। लेकिन अगर इसी तरह अगर यहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते, तो उसने इस लूप के अंदर से ही बाहर निकल जाना था। उसने सिर्फ 6 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी थी, उसने 7 वाली वैल्यू की तरफ जाना ही नहीं था। आपको समझ लगी है क्या? यस मैम। ओके। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो रोके पूछ सकता है।
मैम इसकी हमें फिर जरूरत कहाँ पड़ी, क्योंकि ना हमने इसमें ब्रेक किया है ना कुछ और, क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है। अगर वैसे भी हम इसके ऊपर इफ अकाउंट इज इक्वल टू 7 कंटिन्यू जो हमने किया हुआ है, अगर इसको हमने ना भी लगाए तब तक तब भी तो ये 10 तक ही प्रिंट होगा ना। सर ये प्रिंट होगा, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास वन से लेकर 10 तक नंबर है, जब हमारे पास 10 तक नंबर है, हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ 5 जो है ना, 5 जब भी वैल्यू होगी ना तो वो प्रिंट ना हो। या फिर हम चाहते हैं कि सिर्फ 5 तक हो और 5 के बाद ना हो, वो लूप एग्जीक्यूट ही ना करे। उसकी वैल्यू तो हमने 10 दी हुई है, लेकिन हमने एक और कंडीशन लगा के स्पेसिफाई कर दिया है कि हमने 5 है, तो अगर हाँ, हम चाहते हैं कि सिर्फ 5 तक ही ये लूप रन हो, तो फिर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ 5 वाली आइट्रेशन रन ना हो, तो फिर हम कंटिन्यू को यूज़ करेंगे। वो सिर्फ 5 वाली आइट्रेशन को स्किप करेगा और फिर दोबारा से 6 से स्टार्ट कर देगा। लेकिन मैम आपने यहाँ पे काउंट की 7 दी है, तो इसने 6 वाली वैल्यू को जो है ये स्किप किया हुआ है। 7 के बाद फिर अहमद जो है वो प्रिंट हो रहा है। सर दरअसल बात यह है कि मेरा ना कंपाइलर नहीं चल रहा है, तो मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ, पर कोलैब पे भी नहीं चल रहा। मैं फिर नो ट्राई, इशू मैम, ये कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मैं वो खुद ट्राई करूंगा इसको। आप ना ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कहीं ना समझ लगी तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ करती हूँ इसका भी, तो फिर हम देख लेंगे। ठीक है मैम, नो इशू। इसके अलावा आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें। आप इसको खुद भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ठीक है मैम। अब हम करते हैं फॉर लूप की तरफ मूव। फॉर लूप के अंदर रेंज यूज होती है। रेंज होता है कि भाई हम चाहते हैं कि हमने एक रेंज दे दी है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। हमने डिफाइन कर देते हैं कि इसके अंदर अंदर रहना होता है हमने। रेंज में जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है कि हमने स्टार्ट करना है, हमारी जहाँ से रेंज को स्टार्ट करना है हमने, वो होती है। और जो लास्ट वाला होता है वो होता है कि हमने रेंज को स्टॉप किधर करना है। इसके अलावा एक थर्ड होता है कि भाई हमने गैप कितने का देना है, वो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। कि भाई हम चाहते हैं कि भाई दो दो का गैप आए नंबर्स के दरमियान, रेंज इनकी हो जैसे कि 1 to 11 है। और अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर गैप हो 2 का, तो 1 के बाद फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 5। इस तरह दो दो का गैप लेते लेते वो उसको प्रिंट कर देगा। मैम नेक्स्ट है गैप के लिए फॉर। वो थर्ड इंडेक्स पे आएगी वैल्यू, लाइक यस सर। 1 जो है ये स्टार्टिंग। ओके मैम। यस सर, 1 जो होगा वो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा। ये जो होगा हमारे पास होगा, मतलब स्टार्ट करना है हमने, रेंज का स्टार्ट इधर से करना है। यहाँ पे हमने रेंज को स्टॉप करना है, और आगे हमने जितने का गैप देना है कि भाई हम चाहते हैं कि इतने नंबर्स का गैप आए अंदर, तो उसको हम थर्ड पे देंगे। ओके मैम। ओके। अगर किसी और को भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलिए फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद है कि फॉर लूप को हमने यूज़ करना होता है कि भाई हम मल्टीपल आइट्रेशंस करवानी है। काम इनका तकरीबन सेम है, लेकिन इनका थोड़ा यूज जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हमने फॉर लूप को यूज़ करना है, नेम अहमद अली एहसन, हमने एक लिस्ट ली है, उसके अंदर हमने ये नेम स्टोर करवा दिए हैं। अब हम इन नेम्स को, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास सारे नेम्स प्रिंट हों, यहाँ तो इसका एक तरीका ये है कि हम लिखें कि भाई प्रिंट कर दो हमारे पास लिस्ट के अंदर जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। प्रिंट के अंदर सेकंड इंडेक्स पे नेम्स के अंदर जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसको कर दो, फिर 0 पे जो है उसको कर दो। इस तरह जो होगा हमारा प्रोग्राम वो बहुत लेंथी हो जाएगा, और हमें उसको अंडरस्टैंड करने में भी मुश्किल होगी। इसके लिए हम लूप्स को यूज़ करते हैं। स्पेशली फॉर लूप जो होता है वो आइट्रेशन, जो हमने मल्टीपल चीज़ों को अगर हमने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए यूज़ होगा। इसका सिंटैक्स ये है कि फॉर हम लिखते हैं NA, हमने कोई भी वेरिएबल्स का जो नेम होता है उसके अंदर हमने NA लिख दिया। NA में से फॉर NA के लिए नेम्स में से प्रिंट करवाना है हमने किसको, NA को। ये हमारे पास कंडीशन है कि नेम्स के अंदर से हमने जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी। हम इनके एक एक लफ्ज़ को भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हमने नेम्स को हमने स्ट्रिंग पास किया है, तो इसका मतलब है कि फॉर N इन नेम्स प्रिंट N।
एन हमारे पास एक एक नंबर आएगा, एन में से एक एक जो हमारे पास अल्फाबेट होगा वो उसको लेके प्रिंट कर देगा। अब हमने फॉर के अंदर, हमने नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने किया हुआ है कि हमने फॉर के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट को यूज किया हुआ है। फॉर एन इन नेम्स प्रिंट एन। एन इन नेम्स में से हमने नेम को प्रिंट करना है। नेम को प्रिंट करना है, ये सारे नेम्स को प्रिंट करेगा, लेकिन आगे हमने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर अहमद एन की वैल्यू, जो एन के अंदर जो हमारे पास वैल्यू हो रही है वो अहमद के इक्वल है, तो फिर हे इट्स मी इसको प्रिंट करवा दें। हालांकि बाकी सब भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन ये अहमद वैल्यू नहीं पास हो रही। जैसे ही वो पहले में अहमद वैल्यू पास हुई है, उसने ये प्रिंट करवा दिया है कि हे इट्स मी। जब हमने अली की वैल्यू एन के पास आई, तब वो कंडीशन मीट नहीं की, तो इसकी वजह से उसने इस चीज़ को स्किप कर दिया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है हमारे पास। फिर एक्शन की दफ़ा भी उसने सेम किया, अनस की दफ़ा भी और उमर की दफ़ा भी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट के अंदर नंबर्स हैं, तो हम उनको चाहते हैं कि हम पूरी लिस्ट को हम टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हम उसका स्क्वायर ले लें। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कि भाई या तो हम हर एक को इंडेक्स के साथ लिखें कि भाई इस इंडेक्स को टू के साथ मल्टीप्लाई करके हमें प्रिंट कर दो, या फिर ये है कि हम सिर्फ कोड कोड को कंसाइज करें और हम फॉर लूप लगाएं और बता दें कि भाई आई के लिए नंबर के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर हमने ये करना है कि भाई आई के पास जो भी वैल्यू होगा, आई अब वो यहाँ से लेगा, उसमें आई को पहली दफ़ा वैल्यू पास होगी टू की। अब आई के पास टू है, उसका स्क्वायर लो और उसको प्रिंट कर दो, वो किस में जाएगा, स्क्वायर के अंदर, और फिर हम स्क्वायर को प्रिंट कर देंगे। जैसे कि पहली दफा आई के पास गया है टू, और उसने टू का स्क्वायर लिया है, टू मल्टीप्लाई टू की, टू का स्क्वायर लिया है टू की पावर टू और फोर। नेक्स्ट टाइम हमारे पास है थ्री, फिर फाइव और -2। क्योंकि स्क्वायर रूट में जब भी हम माइनस और माइनस टू और का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, तो इसी वजह से उसने इसको पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ पर हम अपेंड का जो हमारा ऑपरेशन है ना, वो हम मेथड, हम अपेंड वाला मेथड यूज कर रहे थे। अपेंड होता है लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड करने के लिए। डॉट अपेंड नंबर्स, हमने नंबर्स ले लिए, एक लिस्ट में हमने नंबर्स दे दिए कि हमारे पास ये लिस्ट है नंबर्स की। दूसरे हमने ले ली स्क्वेयर, जिसके अंदर हम स्क्वेयर की वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। फॉर आई इन नंबर्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आई स्टेरिक टू, डबल स्टेरिक टू। वो उनका स्क्वायर लेगा और फिर अपेंड करके उनको स्क्वायर के अंदर ऐड करेगा, और फिर जो स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगे वो स्क्वायर वाली लिस्ट को हमारे पास प्रिंट कर देगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। मैम ये जो एम्प्टी लिस्ट का इसका क्या पर्पस होता है, जरा एक्सप्लेन कर दें, ये एम्प्टी जो साथ आप करवा रही हैं। सर इसके लिए होता है कि हमने जो हमारे पास इन नई वैल्यूज आई हैं, जैसे कि ऊपर देखें जो हमारे पास नई वैल्यूज आई थी वो लाइन बाय लाइन स्टोर हो रही थी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट हो रहा है वो हम, ये बेसिकली हमने स्टोर करवाने के लिए किया है कि हमारे पास जो इनकी वैल्यूज है ना, स्क्वायर लेके जो हमारे पास वैल्यूज आए वो हम इसके अंदर स्टोर करवा दें एज अ लिस्ट। क्योंकि यहाँ पर वो एज अ इंडिविजुअल एंटिटी है, लेकिन यहाँ पर वो एक लिस्ट के अंदर उसके एलिमेंट्स के तौर पे आ जाएंगी। क्योंकि अपेंड का मतलब होता है ऐड करना लिस्ट के अंदर एलिमेंट को। स्क्वेयर के अंदर वैल्यू जाएगी, अगर देखें पहले देखें, नंबर्स इज इक्वल टू टू, थ्री फाइव -2 10। स्क्वेयर में एम्प्टी लिस्ट है, और फॉर आई, आई के पास वैल्यू गई टू की। जब टू की वैल्यू गई तो वो टू का स्क्वेयर लेगा और वो फोर हो जाएगा, और अब स्क्वेयर्स के अंदर फोर की वैल्यू चली जाएगी। तो इसका मतलब स्क्वेयर्स के अंदर हमने अपेंड कर देना है स्क्वेयर की वैल्यू को, यानी कि जो फोर आया है उसको हमने ऐड कर देना है स्क्वेयर्स का जो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है उसके अंदर। ओके। ओके ठीक है। थैंक यू। फिर आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। मैम ये मुझे जो समझ आ रही है ये ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, चले टाइम है अगर हमारे पास तो, कि ये हम जो ये कन्वेंशन यस सर। है, ये जो आप यूज़ करते हैं, फॉर आई इन नंबर, फॉर एन इन नेम्स, फॉर एन इन नेम्स, इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं होती कि आई लिया है या एन लिया है या एन लिया है, ये बस कन्वेंशन है या अपनी मर्जी है, ये क्या है? सर ये
जहाँ तक मुझे आइडिया है कि हम ना जो भी हमने वेरिएबल रखा होता है ना, हम उसका देख लेते हैं कि भाई हमने क्या करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फ्रूट्स होता है, तो फिर हम यहाँ लिखते हैं फॉर FRU इन फ्रूट्स, कि भाई हमने जो उसका प्रीफिक्स होता है ना, जो हमारा वेरिएबल होता है, जी जी। ताकि हम वो आइडेंटिफाई कर सके कि मैंने इसके लिए इसके इस लिस्ट के अंदर से या इस हमारे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर से मैंने वैल्यू लेनी है। ओके और ओके आई, ओके। और जहाँ तक आप आई की बात करें, आई तो हमारे पास होता ही, हमारे पास हम बेसिकली जहाँ पर भी ज्यादातर बुक्स के अंदर हम देखें तो आई जो होता है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ओके ओके। इसलिए हम बेसिकली इसको आई से भी डिनोट कर सकते हैं। वैसे आप इसको एक दफा ट्राई करके देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आई है तो आप इसको ए लगा के देखिएगा और यहाँ पर ए के साथ रिप्लेस करके देखिएगा, डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, डिफरेंट कन्वेंशंस के साथ आप इसको करके देखिएगा एक दफा। ठीक हो गया, ठीक। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। तो चलिए फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके मैम।